1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। तो एक कार है, उसके जो व्हील्स हैं उनका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हर एक टायर का डायमीटर, कार के हर एक व्हील का डायमीटर 80 सेंटीमीटर। नमस्ते। हर एक व्हील का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। तो ये हमने व्हील बना लिया। ये व्हील बना लिया और ये हो गया व्हील का सेंटर और ये रेडियस हो गया। तो हम ये कहते हैं कि ये जो है ना, ये रोड पर व्हील चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे ये व्हील है और ये व्हील इस तरह से ना रोटेट कर रहा है, ये व्हील ऐसे रोटेट करते हुए ऐसे घूमते हुए और आगे पहुंच रहा है। तो जब ये व्हील अपना पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इसकी बाहर वाली जो बाउंड्री है, ये बाहर वाली बाउंड्री एक बार पूरी की पूरी बाउंड्री इस ग्राउंड को टच कर जाएगी, ठीक है। तो उसकी जो पूरी लेंथ है, यानी कि बाहर वाली जो बाउंड्री है, अगर मान लो बाहर वाली बाउंड्री 10 मीटर की है, मतलब उसका जो सर्कमफ्रेंस है अगर वो 10 मीटर है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पूरा एक चक्कर उसने काटा, तो इसका मतलब ये है कि उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ये मेरी बात समझ में आ रही? ये ऐसे होता है कि भाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो कर्व लेंथ है वो 10 मीटर है। तो आप ये सोचो कि जब ये पूरा ऐसे घूमकर और एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, तो वो जो 10 मीटर वाली लेंथ है वो इस वाले पूरे रोड को टच करके जाएगी। तो 10 मीटर लेंथ जब रोड को टच कर गई तो इसका मतलब क्या है कि आपने 10 मीटर ट्रैवल कर लिया। समझ रहे हैं? तो इसको सीधा सीधा ऐसे याद रखिए कि एक रिवॉल्यूशन में कोई भी व्हील जो है वो अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर ट्रैवल करता है। वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, एक रिवॉल्यूशन में उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर। समझ गए? तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर, गुड आफ्टरनून, आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? तो कार की जो स्पीड है वो है 66 किलोमीटर पर आवर। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आगे चलेंगे। यहाँ पर इसका जो रेडियस है, डायमीटर 80 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जो रेडियस है, रेडियस कितना हो गया 80/2 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 40/100 मीटर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4/10 का मतलब क्या हो गया 0.4 मीटर। तो रेडियस हो गया 0.4 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये मेरे पास रेडियस हो गया। फिर यहाँ पर ये बोल रहे हैं when the car is traveling at 66 किलोमीटर पर आवर, speed of the car is 66 kilometer, speed of the car is 66 kilometer per hour. It implies that in 1 hour, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 60 minutes, कार travels 66 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट्स में, एक घंटे में, 1 आवर में वो कितना ट्रैवल कर रही है 66 किलोमीटर। स्पीड का मतलब यही है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में कितना ट्रैवल कर रही है 66 किलोमीटर। तो आप ये देखो, ये एक घंटे का मतलब क्या हो गया 60 मिनट्स के, 60 मिनट्स में वो 66 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। तो एक मिनट में कितना, इन 1 मिनट, मिनट को शॉर्ट में MIN लिख रहा हूँ, इन 1 मिनट इट ट्रेवल्स 66/60 किलोमीटर, ठीक है ना। एक मिनट के लिए निकालते हैं तो इधर वाला टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो 1 मिनट में कितना हो गया 66/60 किलोमीटर। तो 1 मिनट में इतना, तो 10 मिनट्स में कितना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, के 10 मिनट में हर व्हील कितने रिवॉल्यूशन ले लेगा, ठीक है। तो 10 मिनट का पूछ रहे हैं, तो 1 मिनट का आ गया, 10 मिनट का कैसे निकालेंगे। तो इन 10 मिनट्स
it travels in 10 minutes it travels, मतलब कार 10 मिनट में कितना ट्रैवल कर देगी? In 10 minutes it travels 66/60 into 10, 0 से 0 कट गया, 6 11 का इतना, मतलब 11 किलोमीटर 10 मिनट में कार ने ट्रैवल कर लिया 11 किलोमीटर। उसके बाद है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, वो 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर देगी कवर। तो चलिए 10 मिनट में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा वो हमें पता चल गया, 11 किलोमीटर मतलब 11,000 मीटर 10 मिनट में इतना हो गया। तो हम ये जानते हैं सिंस नंबर ऑफ revolutions in the number of revolutions in 2 pi r meter is equal to 2 pi r meter, मतलब एक सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस होता है एक रिवॉल्यूशन में। तो कितने रिवॉल्यूशन होगा? इन 1 रिवॉल्यूशन। तो 2 pi r मीटर ट्रैवल करने में कोई भी व्हील अपना एक चक्कर कंप्लीट कर देगा। एक रिवॉल्यूशन में कोई भी व्हील कितना ट्रैवल करेगा? 2 pi r मीटर। तो मैंने 2 pi r मीटर को लेफ्ट में इस वजह से लिखा है क्योंकि वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस। मुझे जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम राइट में रखते हैं, हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है ना, तो मैंने उसको राइट में रख दिया। अगर वो पूछते कि 50 रिवॉल्यूशन में कितना ट्रैवल करेगा तो मैं लिखता इन 1 रिवॉल्यूशन इट ट्रैवल्स 2 pi r मीटर। तो इन 50 रिवॉल्यूशंस इट ट्रैवल्स 2 pi r into 50। तो जो चीज़ निकालनी होती है, अगर डिस्टेंस निकालना होता तो 2 pi r मीटर को मैं राइट में रखता। तो अब मुझे रिवॉल्यूशन निकालना है तो मैंने रिवॉल्यूशन को राइट में रख दिया। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 2 pi r मीटर इज 1 रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मीटर, number of revolutions in 1 meter is equal to 1/2 pi r revolutions, 1/2 pi r revolutions। तो 1 मीटर में इतने रिवॉल्यूशन हो गए। इट इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन कितने मीटर में? 11,000 मीटर में। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 11,000 मीटर इज इक्वल टू 1/2 pi r into 11,000, 1/2 pi r into 11,000 revolutions। इज इक्वल टू, अब वैल्यू डाल दीजिए सबकी, 1/2 into 22/7 into रेडियस कितना? रेडियस 0.4 मीटर, तो 0.4 और मल्टीप्लाइड बाई 11,000। अब ये पॉइंट गया तो ऊपर एक 0 आ गया और मैं जानता हूँ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा। तो 7 into 10 अपॉन 2 into 22 इज 44। सर वो 0.4 का 0 काट सकते हैं ना 11,000 से? क्या सही से 0.4 से तो पहले आना वो ऊपर डाल दिया वो 0, हाँ, तो 11,000 से कट कर सकते हैं ना 11,000 से कैसे कट करोगे? तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कट थोड़ी होगा। लेकिन सर वो कह रहा है जो नीचे का 0 है ना 0.4 था ना, हाँ, वो कह रहा है उसको 11,000 से 4/10 हो जाएगा, तो 10 से 0 कट गया। वो नहीं कटेगा भाई। अगर आप यहाँ पर 0.4 अपॉन 10 करोगे तो वो कटेगा नहीं। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये हो गया 2 into 22 हो गया 44, और ये 7 था डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में आ गया। तो 7 into 10 और फिर 11,000। अच्छा, अब इसके बाद इसको कर दो आप, 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 11, 1 2 3, फिर ये कितना हो जाएगा 4 25 ज़ा 100, एक 0 आ गया, और इस 4 से इसको डिवाइड करिए तो 4 6 ज़ा 24, 25 माइनस 24, 25 माइनस 24 इज 1 1 0, 10, 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 2, 10 माइनस 8 इज 2, और 4 5 ज़ा 62.5।
तो 7 इंटू 10 इंटू 625/10, तो एक 10 से ये 10 भी कट गया। 7 इंटू 625 कर दो, 7 5 जा 35, 3 कैरी आ गया, 7 2 जा 14 और 3 71 कैरी आ गया, 4375 रिवॉल्यूशंस। सब बताइए जी, क्लियर है? यस सर। 4375 रिवॉल्यूशंस इतना आ गया। उसके बाद देखिएगा आगे ये पूछ रहे हैं कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। वो कह रहे हैं कि अगर किसी सर्कल का इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, अगर किसी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया वो इक्वल हो जाए, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल मतलब उसकी वैल्यू इक्वल हो जाए। वैसे तो पेरीमीटर और एरिया इक्वल नहीं हो सकता, पेरीमीटर की यूनिट मीटर होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन 5 में पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr²। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब r से r कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि r ना अननोन वेरिएबल है और वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो जो मुझे कैलकुलेट करना होता है उसको मैं ऐसे काटता नहीं हूँ दोनों तरफ। तो क्या करेंगे कि इस r को इधर ले आओ, तो ये हो गया 2r माइनस r² इज इक्वल टू 0। यहाँ से r ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा 2 माइनस r इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये समझ में आता है कि दो वैल्यूज हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, r और 2 माइनस r, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ रहा है 0। इसका मतलब क्या होगा, आइदर r विल बी 0 और 2 माइनस r विल बी 0। तो r इज इक्वल टू 0 ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी का रेडियस ही 0 हो गया तो सर्कल क्या बनेगा, बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो सर्कल बनेगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या है कि 2 इज इक्वल टू माइनस r को उधर ले गए तो r इज इक्वल टू 2। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आंसर देखिएगा ऑप्शन ए 2 यूनिट्स, ये इसका आंसर है। अगर सर आर और आर को कट भी करता तभी तो 2 है। तब भी 2 ही आता, लेकिन वो थोड़ा मतलब बेवकूफ़ी वाला सर होता 2 आ है रहा ना। तो 0 कैसे होगा सर? क्या? अगर r 2 आ रहा तो 0 कैसे होगा? तो काट तो दिया, r 0 नहीं होगा। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि आपने बोला ना कि इन दोनों से कोई ना कोई एक 0 होगा। इन दोनों में से, क्योंकि क्या है दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, एक तो r और एक 2 माइनस r, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि r की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी भाई, या तो ये 0 है या फिर 2 माइनस r 0 है। तो मैंने कहा एक बार r को 0 रख कर देख लो, एक बार 2 माइनस r को 0 रख कर देख लो। तो 2 माइनस r को 0 रखने पर r की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, और r की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो दोनों में से एक 0 है, मतलब ये वाला 0 2 माइनस r। और कभी भी ना इसको काटना मत, क्योंकि जो अननोन वेरिएबल है ना, अननोन वेरिएबल को जब हम काटेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। जैसे कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, और कोई आपसे कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, और आपने एक x से इधर एक x² था उसको काट दिया, तो आपकी तो x की एक ही वैल्यू आएगी ना। और जब आप x की एक वैल्यू निकाल कर आओगे क्वाड्रेटिक में, तो आपका आंसर गलत माना जाएगा या अधूरा माना जाएगा। वो कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 जीरोज होते हैं। जैसे सोचो, हमें ये मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है। अब मान लीजिए मुझे ऐसा मिल जाए कुछ कि 2x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे इसको 2x² इज इक्वल टू माइनस 4x, है ना, और 2 2 जा 4, 2 से 2 को काटना ठीक है, लेकिन अगर आपने x से x को काट दिया तो इधर तो x बचा और इधर -2 बचा, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो आप तो कहोगे कि ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें बीटा है ही नहीं, इसमें बस अल्फा ही अल्फा है। तो आप गलत हो यहाँ पर। आप ये अंदाज़ा लगा कर आओगे कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन टीचर जो है वो 0 भी दे सकता है इस पर। हो सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन पर आधा दे दे या 1 दे दे, वो उसके रहम पर है, ठीक है। तो है क्या कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भाई फिर उसकी 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो 2 वैल्यूज़ कैसे आएंगी, ये है 2x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो आपने 2 और x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 2x विल बी इक्वल टू 0 और x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो 2x को 0 के बराबर रखा और x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा। तो जब 2x को 0 के बराबर रखा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। तो अब आप कहेंगे अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2।
ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप ये देखिएगा कि अगर इस तरीके का आप पंगा लेते हो कि नहीं मैंने काट दिया इधर से उधर, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, तो इसको ये गलती मत करना। अब बोर्ड के पेपर आपके नज़दीक आ रहे हैं, याद रखना जब भी अननोन वेरिएबल है तो यहाँ पर रेडियस जो है वो वेरिएबल है जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो जो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है वो वेरिएबल है, उसको काटना मत दोनों तरफ। उसकी दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो दोनों वैल्यूज़ निकाल कर दिखाइए। इसको क्रॉस लगा दिया, एक लाइन लिख देंगे कि रेडियस कैन नॉट बी जीरो। रेडियस अगर जीरो हो गया तो सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ गए? हाँ जी, ऑनलाइन वालों को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए मैं आगे चलूँगा फिर। इसके बाद हम देखेंगे कि एक होता है सर्कल का सेक्टर और एक होता है सर्कल का सेगमेंट। तो सेक्टर और सेगमेंट ये दोनों देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है इनको। सर्कल का सेक्टर तो होता है ना, 2 रेडियस और 1 आर्क। 2 रेडियस और एक आर्क। हाँ, और सेगमेंट कॉर्ड के बीच में तो सेक्टर माइनस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तुमने इसकी जो अभी टेस्ट लिया था उसकी तैयारी करी नहीं थी क्या? कौन सा? ये जो टेस्ट लिया था मैंने, नहीं सर, उसके नहीं करेगा सर। उस टाइम पे मैं आ गया हुआ था ना, और जैन तुमने नहीं करी थी तैयारी? देखिएगा सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस हो गया। क्या कह रहे हो? तो मेरे को कहो भी मत, तुम इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे इसमें रोने की कोई जरूरत नहीं है, आगे आ जाओ। हाँ तो कोई बात नहीं, इससे आगे बुलाया जाओ। कुछ नहीं थोड़ी और आने लगी। पानी लेकर आऊंगा अभी थोड़ी देर में ना, तो पानी डालूंगा ऊपर में, फिर उससे ठीक होएगा थोड़ा सा। चलो ठीक है, वो आंखें खुली मिले, झपकी भी ना आए बिल्कुल, ठीक? नहीं तो पानी आने वाला है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल में देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक सर्कल है ना, उस सर्कल पर एक रेडियस ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक रेडियस ऐसे, तो इसको ऐसे हमने कैंची से इधर से काट दिया रेडियस के अलावा, और इधर से काट दिया, और इस टुकड़े को बाहर निकाल दिया। तो ये जो टुकड़ा बाहर निकल कर आया है, इसी को मैं सेक्टर बोलता हूँ। इसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। अच्छा, ये जो सेंटर में एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक? तो दो रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से मैंने काट कर इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है? तो एक ये बड़ा वाला टुकड़ा तो यहाँ रह गया, और छोटा टुकड़ा आपने यहाँ से काट कर बाहर निकाल दिया। तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ज़्यादा भयंकर आ रही है सर अभी आँख बंद हो गई। मैं देख रहा हूँ इसको। इतने सब ये बोल रहा था। हाँ, वो प्रॉब्लम तो यही है ना, सभी बोलते रहते हैं तुम्हारा नाम। तो ये जो है ये है मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ये जो छोटे वाला है ये है माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। अब देखिएगा, जैसे मेजर सेक्टर का मेरे को एरिया निकालना है, तो क्या होगा एरिया? थीटा माइनर का निकालना। इनटू पाई आर स्क्वायर। एरिया और माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ये तो माइनर सेक्टर का एरिया हो गया। सर ये सेक्टर सेगमेंट के जो एरिया है सबके यही है कैसे? मतलब सेक्टर और सेगमेंट का सेम कैसे होगा? सेगमेंट तो अलग चीज होती है ना। वो एरिया सर हमने स्कूल में चैप्टर करवाया, सब में एक फॉर्मूला है, सेगमेंट निकालना, ये फॉर्मूला, सेक्टर निकालना, ये सेकंड में गलत ध्यान होगा। सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह से
अगर हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के एरिया की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर उसका क्या कर सकते हैं एरिया सर्कल माइनस मैं वही लिखने वाला था। ये एरिया ऑफ सर्कल में से ये जो माइनर सेक्टर है, छोटे वाला जो सेक्टर है, इसके सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास बड़े वाले सेक्टर का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इसका एरिया, सेक्टर का एरिया। अब इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ निकालनी है, थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर। बस जिस तरीके से ये सेक्टर है ना, इसी तरीके से हम ये कहेंगे माइनर सेक्टर मतलब ये जो छोटी वाली जो आर्क है, तुम्हें भी अलग बैठना है, मेरे को बता दिया करो जो भी चीज़ बतानी हुआ करे, और इससे तो दूर रहा करो क्योंकि ये जहाँ बैठता है वहीं प्रॉब्लम होती है। इसमें कुछ हंसने की बात नहीं है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क मतलब ये छोटी वाली जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है, इसका अगर लेंथ निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसी तरह से मेजर आर्क का अगर निकालना है तो वहाँ पे सर 360 माइनस थीटा 360 into 2 पाई। लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो यहाँ से और यहाँ तक वाली वो लेंथ पूछ रहे हैं आपसे, थीटा पर 360 circumference इंटू 2 पाई आर। ये हो गया। हाँ तो क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं भाई। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। तो ये हमारा सेक्टर हो गया। सेक्टर के बाद में नोट करिए सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सर स्टैटिस्टिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? तो 4 मार्क का? नहीं, एक 4 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का सर आएगा। मेरे रात को क्या मामला है? स्टैटिस्टिक्स 7 का। हाँ तो एक उसमें तो आएगा ही ना, जो शुरुआत में एमसीक्यू वाला है। एमसीक्यू वाले में 1 नंबर का, एमसीक्यू वाले में तो लगभग सारे चैप्टर हैं। सर ये चैप्टर कितना मार्क्स का है? ये वाला चैप्टर देख कर बता दूँ अभी? कॉन्सेप्ट Syllabus का एक मिनट, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो है ये वाला आपका 10 और 12 शायद कंप्लीट हो गया। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स बेकार चैप्टर अच्छा सामने हमारे समझ में केस स्टडी में आएगा सब केस स्टडी 5 मार्क्स की। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों मिलाकर 11 नंबर के हैं, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये आपका 10 नंबर का है। 11 में 10 नंबर का। और कौन सा पूछ रहे थे? सर कौन से कितने का है इसमें? 10 नंबर का। सर ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर। दोनों मिला के ट्रिग्नोमेट्री में ये आपकी यूनिट नंबर 5 है ना। सर 5 मार्क्स का आता है सर आइडेंटिटीज का। एप्लीकेशन इंट्रो मिला के 12 नंबर। इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और एप्लीकेशन तीनों मिलाकर ये सरफेस एरिया। 12 नंबर। सर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया और ये दोनों मिलाकर 11 नंबर है। सरफेस एरिया और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, पहले भी भेजा था, दोबारा भेज दूंगा भाई। ये मेरे को याद नहीं रहता कि कौन सा कितने नंबर का है, तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल कर चिपका लो अपने घर में ना, तो वहाँ पर देखते रहना कितने कितने नंबर का है। सर पॉलीथीन भी सर एक हाइड्रोकार्बन है ना, हाँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पॉलीथीन का कुछ ये डिफाइंड नहीं होता कि पॉलीथीन इतनी शेप की होगी या अलग शेप की होगी, या ग्रेड उसका क्या होगा, मोटी होगी पतली होगी, तो वो डिपेंड करता है, अलग अलग फॉर्मूले बनते रहते हैं। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होगा कि ये जो सर्कल है, एक सर्कल बना लीजिए, सर्कल का ये सेंटर हो गया, और सर्कल की एक कॉर्ड बना लो, यहाँ पर सर्कल की कॉर्ड हो गई, तो कॉर्ड के नीचे जो ये इतना एरिया बच रहा है, ये वाला, इसको क्या बोल देंगे, माइनर सेगमेंट।
इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो ऊपर बचा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट इस तरह से हो गया। अब देखिएगा कि जैसे ये सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से कॉर्ड के इस वाले कॉर्नर को ज्वाइन करा और इस वाले कॉर्नर को ज्वाइन करा, तो इसमें होगा क्या कि ये जो पूरा बन गया ये तो सेक्टर बन गया। सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle। अब वो जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में हम देख लेंगे किस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद जरा आप क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा। इसके पेज नंबर 228 पर एग्जांपल नंबर 2 है। पेज नंबर 228। एग्जाम्पल टू देखिएगा। एग्जाम्पल 2 में है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया भी निकालना है, और इन्होंने बोला है कि यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14। तो मुझे पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है यहाँ पर। तो एक सर्कल बना लीजिए, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, और जो सेंट्रल एंगल है वो दे रखा है 30 डिग्री, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ठीक है, वो निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is equal to theta upon 360 into pi r square। थीटा कितना हो गया, 30 upon 360 into 3.14 into 4 का स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और 3 upon 36, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, 1 upon 12 इंटू 3.14 और 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1, 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा 12, 12.56 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करा, 3 4 जा 12 पॉइंट, फिर 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 इज 2, 2 6 26, 3 8 जा 24, 26 minus 24 is 2, 2 0 20, 3 6 जा 18, फिर वो 6 6 6 आता चला जाएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लिखना है तो थर्ड वाला डिजिट देखिए, थर्ड वाला डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसको 4.18 की जगह 4.19 कर देंगे। 4.19 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा वो बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, तो यहाँ लिखिएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सर इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि 3.14 है। हाँ दे रखा है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर।
ये अगर चाहो तो सर्कल का एरिया निकाल के सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करा जा सकता था। इसमें डायरेक्ट हम वो निकाल सकते थे मेजर सेक्टर का, हाँ डायरेक्ट निकाल सकते थे, तो फिर हमने माइनस सेक्टर क्यों निकाला पहले? माइनस करके ही तो डायरेक्ट आता है। और कौन सा तरीका डायरेक्ट का? भाई 360 में से 30 माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। 360 में से ये माइनस करोगे तो ये बड़ा एंगल आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। और जो इनडायरेक्ट मेथड है वो क्या है कि पूरे सर्कल का एरिया निकालो और उसमें से जो माइनर सेक्टर का निकाल चुके हैं इसको सब्ट्रैक्ट करो, जैसा ठीक लगे वैसा करो। तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। 360 में से अगर 30 सब्ट्रैक्ट करा तो हो गया 330। 330 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है 3.14 और रेडियस कितना है 4 का स्क्वायर। 0 से 0 कट गया, 3 11 जा 3 12 जा 11 upon 12 into 3.14 into 16, 4 3 का 12, 4 4 का 16, 11 multiplied by 3.14 into 4, 46.50 So 46.53. ठीक है। 3.14 और 4, 3.14 और 4 को मल्टीप्लाई करके 12.56 था। 12.56 अपॉन 3, जब 3 से डिवाइड कर दिया था इसको तो वैल्यू आई थी 4.186। अब 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11 6 जा 66, 6 कैरी आ गया, 11 8 जा 88 और 6 94, 9 कैरी आ गया, 11 1 जा 11 और 9 20, 2 कैरी आ गया, 11 4 जा 44 और 2 46। तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक देखेंगे तो 6 को काट के ये जो 4 है इस 4 का कर देंगे 5, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गई होंगी। 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन्होंने 46.05 को 46.1 कर दिया, चलेगा वो भी ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जरा देखिएगा, इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 में ये बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी शोन इन फिगर दिस इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री। और बोल रखा है यहाँ पर कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, एग्जाम्पल नंबर 3 में जो सर्कल दे रखा है फिगर 12.9 यहाँ पर मेंशन कर रखा है फिगर 12.9। तो यहाँ पर आप एक सर्कल बनाइए, ये सर्कल हो गया, ये हो गया सर्कल का सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉर्ड बना लीजिए AB, AB हो गई कॉर्ड, AB हो गई कॉर्ड और A को O से ज्वाइन करो, और B को O से ज्वाइन करो। A को O से ज्वाइन करो, B को O से ज्वाइन करो, A को O से ज्वाइन और B को O से ज्वाइन, ये कर दिया। उसके बाद AO है 21 सेंटीमीटर, AO है 21 सेंटीमीटर और इसी तरह से BO भी 21 सेंटीमीटर है ना रेडियस। अब वो कह रहे हैं कि आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB, मुझे सेगमेंट AYB का एरिया निकालना है। तो A से B तक जाना है और यहाँ पर ना इस वाले कर्व पर एक पॉइंट दे रखा है Y, तो आपको A से B तक जाना है Y से होते हुए, Y से होते हुए कहाँ से A से B तक जाना है। तो आपको इसका एरिया निकालना है। सर एंगल नहीं ये बताया जो सेगमेंट है, एंगल बता रखा है 120 डिग्री। मेरे जो बीच का एंगल है ये दे रखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री। बताओ भाई क्लियर है गार्डन? तो यहाँ से हमने ये कहा
कि भाई ये जो है ओ ए बी, ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का अगर मुझे एरिया निकालना है तो इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो सेगमेंट बचा, इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो मुझे एरिया निकालना है ये वाला। ये वाला एरिया निकालना है, तो आप लिखें एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। तो ओ ए बी इस सेक्टर का एरिया निकालना है, लिखिएगा। थीटा 160 into pi r। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, पहले तो सेक्टर का एरिया निकाल लो। तो वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इन्होंने स्पेशली बोला इस बार के पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो थीटा है 120 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है 21 का स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 12 3 36, 1/3 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 21, 3 1 3, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 21 और 22 को मल्टीप्लाई करना है, तो 21 2 42, 4 कैरी आ गया, 21 2 42 और 4 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सेक्टर का एरिया आ गया, सेक्टर तक समझ में आ गया। अब क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो इस ट्राइंगल को अलग बना लो ऐसे। ओ ए बी, और ये बीच का एंगल, जब ये 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मीडियन होता है ना, मीडियन यानी कि जो इसको और इसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, वो मीडियन यहाँ पर परपेंडिकुलर भी होता है, तो इसको सी बोल दो। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में उल्टा बनाया आइसोसेलेस ट्राइंगल। मीडियन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पर, वो इस सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करने लगे, तो उसको मीडियन बोलते हैं। तो ये जो OC है ये मीडियन है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन जो है वो परपेंडिकुलरली इस पर लाई करता है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो C1 सर 120 डिग्री को बाइसेक्ट कर रहा है ना, वो बाइसेक्ट भी करेगा, तो इधर वाला एंगल हो गया 60 डिग्री और इधर वाला एंगल भी हो गया 60 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे? तो सर साइन 30 आ जाएगा। हाँ कर लो। अब आपको क्या करना है कि ट्राइंगल OCB में, इन ट्राइंगल OCB में मैं क्या निकालना चाहता हूँ, एक तो मुझे ये OC की वैल्यू निकालनी है, OC, ठीक है, और दूसरा मैं ये AB की, पूरी AB की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। उससे होगा क्या कि मेरे पास AB तो हो गया बेस, और OC क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो हाफ बेस इंटू हाइट अगर करेंगे तो पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। समझ गए? समझ गए? ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप ये वाला एंगल तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 के सामने वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या करें, साइन 60 डिग्री यूज करो। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब वो फॉर्मूला कितना है इक्विलेटरल ट्रायंगल? 15.5 इक्विलेटर नहीं है ना बेटा, ये 21 है, ये 21 है, ये वाली लेंथ मुझे नहीं पता 21 है या नहीं, है ना। होता तो फिर तो इक्विलेटर का लगा देते। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये भी याद रखने वाला है। अभी इक्विलेटर वाला भी क्वेश्चन आएगा, करवा दूंगा। दोनों होता राइट हैंड का, राइट एंगल का भी होगा अभी। राइट एंगल ट्राइंगल का तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो वही तो है, ये राइट ट्राइंगल बन तो रहा है। तो यहाँ पर पूरा बेस ले लीजिए और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, 715 रूट किया। चलो जब तक हम साइड साइड पता नहीं होगी तब तक नहीं तब तक नहीं कर तब तक नहीं कर सकते, सकते। तब तक नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर निकालिए बेस और हाइट की वैल्यू। सर हाइट तो आ गया सर 10.5 सेंटीमीटर।
तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो BC अपॉन OB, BC अपॉन OB। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 3/2 इज इक्वल टू, ये जो BC है ये मुझे नहीं पता कितना, BC अपॉन OB कितना है 21। अब जरा देखिएगा, ये 2BC हो गया, 2BC इज इक्वल टू 21/√3। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/√3 अपॉन 2। तो BC की वैल्यू आ गई 21/√3 अपॉन 2। तो हमने ये देखा था कि जितना BC है उतना ही AC है, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी BC की ट्वाइस, ठीक है। तो आपने क्या 2 को इधर ले आया और 21 को उधर ले आया। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना, 2 इंटू BC और 21 इंटू √3। तो टाइम 60 वो होता है ना 1/√3। √3। तो AB कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। समझ गए, ये जो पूरी लेंथ AB है ये इस BC का दुगना ही तो होगा, BC का डबल ही तो होगा, और BC कितना है 21√3/2। तो 2 इंटू BC की जगह आपने लिख दिया 21√3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 21/√3 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास AB आ गया। उसके बाद आपको निकालना है OC। अब OC कैसे निकालेंगे, जैसे आपने साइन 60 यूज़ करा है, अब cos 60 यूज़ करो, क्योंकि इस एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, जो बची साइड वो बेस होती है, तो cos 60 इज इक्वल टू OC अपॉन OB। सर 10.5 अब एक मिनट, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू OC चलो दोबारा बताना एक बार। cos 60 डिग्री क्या होगा, साइन 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है, तो जो बचा वही तो बेस है, जो बराबर वाली साइड है। तो cos 60 क्या हो जाएगा, बेस यानी कि OC अपॉन हाइपोटेन्यूज OB, OC अपॉन OB, ठीक है। cos 60 डिग्री कितना हो गया, साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, OC अपॉन OB कितना है 21। तो OC इंटू 2 कितना हो गया, ट्वाइस OC, और 21 इंटू 1 21। OC इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। ये OC की वैल्यू आ गई। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है AB और हाइट कितना है OC इज इक्वल टू हाफ। AB कितना हो गया, AB की वैल्यू अभी निकाली थी 21√3 मल्टीप्लाइड बाई OC कितना है 21/2, ये हो गया। तो 21 इंटू 21 कितना होता है 441 √3, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 ये कितना हो गया 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास ट्राइंगल OAB का एरिया हो गया। सर अब आप, हाँ, मैंने दोबारा साइन 60 को ले लिया साइन 60 कहाँ लिया मैंने, सर और cos 60 लिया है। तो cos 60 के बराबर वाली साइड क्या होगी OC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, मेरे पास ट्राइंगल OAB का एरिया आ गया। इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो सेगमेंट बच जाएगा। लिखिएगा एरिया ऑफ सेगमेंट AYB, A से B तक जाना है Y से होते हुए, तो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB
एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर सर कोई भी बोलो। सर ए भी तो ये हो गया पूरी लाइन, पर आपने वो इनटू ओ सी लिखा है ना, तो सी तो इसमें माइनस कर देंगे। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को ही मैंने अलग बनाकर दिखा दिया है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया मैंने अलग निकाल दिया, ओ ए बी का। ओ ए बी इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला? पूरा बेस क्या हो गया ए बी, और ऊपर पड़ने वाला परपेंडिकुलर हो गया ओ सी, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी जो सेक्टर है उसका एरिया आया था 462 माइनस 441 रूट 3/4, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब इसमें देख लीजिए कुछ कॉमन आ सकता है क्या? 441 और 462 में 22 लिया जा सकता है कॉमन। मैंने देखा था कि 462 कैसे आया था, 22 इंटू 21 करके, ठीक है। और 441 कैसे आया, 21 इंटू 21 करके। तो 22 कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 21 लीजिए कॉमन, 21 कॉमन लो तो यहाँ आएगा 22 माइनस 21 रूट 3/4, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, रूट 3 की वैल्यू अनटिल एंड अनलेस मेंशन ना करा जाए कि आपको रूट 3 की वैल्यू 1.73 लेनी है, आप आंसर रूट 3 की टर्म्स में निकाल कर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही करना है यहाँ पर। ये 21 इस तरह से हो गया, इसका एलसीएम ले लो, 422 = 88 माइनस 21 रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेगमेंट का एरिया निकालना इस वजह से थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि सेगमेंट का एरिया आप ऐसे जो भी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को अलग निकाल कर आप कर सकते हो। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। दो इसमें एग्जांपल दे रखे थे, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 7 तक, एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 ये ट्राई करके आएंगे, दिखाएंगे मेरे को होमवर्क। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1 से 7 तक 12.2 का। ठीक है ना, हमको करना यही है। जहाँ तक है कॉम्बिनेशन वाला शायद नहीं है सिलेबस, कॉम्बिनेशन नहीं है सर। नहीं है, तो बस यही एक्सरसाइज आपको करनी है 12.2। फर्स्ट एक्सरसाइज हो ही गई, तो ये वाली एक्सरसाइज के शुरुआत के 7 क्वेश्चन करना, बाद में 7 बचेंगे, थोड़े से उसमें टिपिकल भी है वो वाले क्वेश्चन। कौन सी करवाई है? हाँ सर, करवाई, मैं करवा दूंगा फिर। सर ये बोला कि सीबीएसई ने डिलीट नहीं करी है, बस एनसीईआरटी ने करी है, इसलिए करनी पड़ेगी। कर लेंगे, थर्ड एक्सरसाइज भी कर लेंगे। दूसरे बैच में करा था, उन बच्चों ने मना कर दिया था, मैं तो इसलिए बोल रहा था। कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है। आप ये 7 क्वेश्चंस करेंगे और कल के टेस्ट की तैयारी करके आइएगा। सर शीट चेक हो शीट, अरे हाँ शीट चेक हो गई, 1 मिनट रुको भाई, शीट ले जाओ अपनी अपनी।